हिंदू लॉज हमारा चल रहा था। हिंदू लॉज में हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब ये हमारी क्लास नंबर 13 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन नंबर 24, जो बात करता है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब देखो सेक्शन 24 क्या बात कर रहा है। सेक्शन 24 कह रहा है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान जो कोर्ट है वो हस्बैंड को या वाइफ को, किसी को भी, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दिलवा सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी कोर्ट केस लड़ने के खर्चे आ रहे हैं वो दिलवा सकता है। प्लस में मंथली मेंटेनेंस दिलवा सकता है, मंथली मेंटेनेंस दिलवा सकता है, मेंटेनेंस। तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, या किसी और सेक्शन में भी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उस प्रोसीडिंग में कोर्ट हस्बैंड को या वाइफ को कॉस्ट एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग दिलवा सकता है, प्लस में मंथली एक्सपेंसेस दिलवा सकता है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग या मंथली मेंटेनेंस हस्बैंड को भी दिलवाए जा सकते हैं और वाइफ को भी। ठीक है, सेक्शन 24 में। लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग या मंथली मेंटेनेंस है, ये सिर्फ कब दिलवाए जाएंगे, जब हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान। जैसे ही प्रोसीडिंग खत्म होंगी, सेक्शन 24 में जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग या मंथली मेंटेनेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। नाउ अब सेक्शन 24 का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेक्शन 24 में हस्बैंड या वाइफ को कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग और मंथली मेंटेनेंस क्यों दिलवाया जा रहा है? ये इसलिए दिलवाया जा रहा है क्योंकि जो फाइनेंशियली वीक पार्टी है, वो लिटिगेशन मतलब केस लड़ पाए अपना और अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट कर पाए, इसलिए। तो जो फाइनेंशियली वीक पार्टी है वो लिटिगेशन लड़ पाए, लिटिगेशन सस्टेन कर सके एंड अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट कर सके, अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 24 का। नाउ अब सेक्शन 24 में जब कोर्ट हस्बैंड या वाइफ को प्रोसीडिंग की कॉस्ट दिलवाएगा और मंथली मेंटेनेंस दिलवाएगा, तो कोर्ट क्या क्या फैक्ट कंसीडर करेगा, तो कोर्ट क्या क्या चीज़ कंसीडर करेगा, कंसीडरेशन। तो कोर्ट क्या क्या चीज़ कंसीडर करेगा, तो कोर्ट देखेगा कि जो पेटिशनर है उसकी इनकम क्या है और जो रिस्पोंडेंट उसकी इनकम क्या है। तो कोर्ट पेटिशनर की इनकम देखेगा और रिस्पोंडेंट की इनकम देखेगा, और ये कोर्ट दोनों की इनकम को देखकर ही सेक्शन 24 में मेंटेनेंस के या कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस के ऑर्डर पास करेगा। और
इसमें सेक्शन 24 में ग्राउंड्स क्या बनेंगे, किस ग्राउंड पे कोर्ट सेक्शन 24 में हस्बैंड या वाइफ को मंथली मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस दिलवा सकता है। जब कोर्ट ये देखेगा कि जो हस्बैंड है या जो वाइफ है, हस्बैंड है जो वाइफ है, इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, तो जब कोर्ट को लगेगा कि भाई हस्बैंड या वाइफ इसके पास इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, जिससे कि ये अपने आप को सपोर्ट कर पाए और जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस मीट कर पाए, प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस मीट कर पाए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि जो हस्बैंड है या जो वाइफ है उनकी खुद की इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ और जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग आ रही है उसको मीट कर पाएँ, तो फिर इस ग्राउंड पे कोर्ट क्या करेगा, जो हस्बैंड या वाइफ है जो भी फाइनेंशियली वीक पार्टी है उसको सेक्शन 24 में मंथली मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ग्रांट कर सकता है। अब कोर्ट कितनी मंथली मेंटेनेंस दिलवाएगा और कितना कोर्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दिलवाएगा, ये बात डिपेंड करती है कि जो पेटिशनर है उसकी इनकम क्या है और रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है। इसको कंसिडर करके कोर्ट मंथली मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ग्रांट करेगा। क्लियर है? तो आई रिपीट, दोबारा से देख लो। सेक्शन 24 क्या कहता है? सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, किसी भी सेक्शन में प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, हस्बैंड या वाइफ को मंथली मेंटेनेंस दिलवा सकता है और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दिलवा सकता है। सेक्शन 24 का ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियली वीक पार्टी है वो लिटिगेशन यानी कोर्ट केस लड़ पाए और अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट कर पाए, ये सेक्शन 24 का ऑब्जेक्टिव है। अब सेक्शन 24 में मंथली मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट ये देखेगा कि भाई जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी इंडिपेंडेंट इनकम इतनी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ और प्रोसीडिंग का खर्चा मीट कर पाएँ, यानी फाइनेंशियली वीक है। तब जाकर कोर्ट सेक्शन 24 में मंथली मेंटेनेंस और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस के ऑर्डर पास करेगा। कोर्ट मंथली मेंटेनेंस और लिटिगेशन यानी जो कॉस्ट है, लीगल एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग है, वो ऑर्डर पास करने से पहले क्या चीज़ कंसिडर करेगा कि भाई पेटिशनर की इनकम क्या है और रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है। अब सेक्शन 24 में जो भी हस्बैंड या जो भी वाइफ है उसको अगर सेक्शन 24 में मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो जो भी हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान हस्बैंड या वाइफ जो भी सेक्शन 24 में मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग क्लेम करना चाहते हैं उनको सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 24। नाउ नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 25। अब सेक्शन 24 तो बात कर रहा था कि जब प्रोसीडिंग चल रही है, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी सेक्शन में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस दौरान कोर्ट मेंटेनेंस दिलवाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग दिलवाएगा, उसकी बात कर रही है। यानी इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम एक्सपेंस की बात कर रहा है सेक्शन 24। एक बार हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है वो ख़त्म हो गई तो फिर सेक्शन 24 में जो इंटरिम मेंटेनेंस और इंटरिम एक्सपेंस कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस एंड परमानेंट एलिमनी की। परमानेंट मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी की। ठीक है। अब सेक्शन 25 में जो परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी जो भी मांग रहा है हस्बैंड या वाइफ, कोई भी सेक्शन 25 में परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी मांग सकता है। अब सेक्शन 25 में कोर्ट हस्बैंड या वाइफ को जो भी परमानेंट मेंटेनेंस एंड एलिमनी दिलवाएगा उसके लिए कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर कब पास कर सकता है? एक तो जब कोर्ट डिक्री पास कर रहा है एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, पासिंग एनी डिक्री। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जब कोर्ट कोई डिक्री पास कर रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट में जब कोर्ट कोई डिक्री पास कर रहा है तो उस डिक्री पास करने के टाइम पे कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, या फिर एट एनी टाइम आफ्टर, एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग द डिक्री, आफ्टर पासिंग द डिक्री। या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी कोर्ट ने वो डिक्री पास कर दी, डिक्री पास करने के बाद भी कोर्ट क्या कर सकता है, परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर सकता है। तो जब कोर्ट कोई भी डिक्री पास कर रहा है इस एक्ट में तो भी परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर कोई डिक्री पास कर दी कोर्ट ने उसके बाद भी कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर सकता है। इसके लिए सेक्शन 25 में जो भी हस्बैंड या वाइफ है जो भी मेंटेनेंस क्लेम करना चाहता है और एलिमनी क्लेम करना चाहता है उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। ठीक है। अब कोर्ट यहाँ पे किस तरह से परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी ग्रांट कर सकता है, यानी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या हो सकता है, मोड ऑफ पेमेंट। तो कोर्ट ग्रोस सम के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, या कोर्ट कोई मंथली सम के लिए भी ऑर्डर पास कर सकता है, या कोई भी पीरियोडिकल सम, कोई भी पीरियोडिकल सम। तो कोर्ट ये कहता है कि आप एक साथ पैसा दे दो, कोर्ट ये कहता है कि आप मंथली इतना पैसा दे दो, या कोर्ट कोई भी पीरियड फिक्स कर सकता है और कहेगा कि भाई इस पीरियड में आप इतना पैसा दे दो। क्लियर है। अब कोर्ट जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास करेगा, जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 25 में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ ऑफ एप्लीकेंट इतनी ड्यूरेशन के लिए पास कर सकता है, यानी जब तक एप्लीकेंट जिएगा तब तक उसको रिस्पोंडेंट मंथली मेंटेनेंस पे करेगा। तो ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर हैं ये मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन के लिए कोर्ट पास कर सकता है, तो मेंटेनेंस ऑर्डर सेक्शन 25 में कोर्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट इतने टाइम के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, यानी जब तक एप्लीकेंट जिएगा तब तक रिस्पोंडेंट को हर महीने एप्लीकेंट को इतना पैसा देना पड़ेगा। नाउ अब सेक्शन 25 के अंदर जब भी कोर्ट सेक्शन 25 में जो भी परमानेंट एलिमनी और परमानेंट मेंटेनेंस के ऑर्डर पास करेगा तो उसमें कोर्ट क्या चीज़ कंसीडर करेगा, कंसीडरेशंस। तो कोर्ट कंसीडर करेगा कि भाई जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट इसकी इनकम कितनी है और इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। जो पेटिशनर है
उसकी इनकम कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, और दोनों पार्टी का कंडक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज का कंडक्ट क्या है, और बाकी अदर सर्कमस्टांसिस ऑफ केस, अदर सर्कमस्टांसिस ऑफ केस, ये सब कोर्ट कंसिडर करेगा। अब सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि जब कोर्ट ने सेक्शन 25 में कोई भी परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर दिए, तो फिर बाद में कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हुए, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हुए, कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस हुए, तो कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर कोर्ट ये सेक्शन 25 में जो कोर्ट ने ऑर्डर पास करे हैं उसको वेरी कर सकता है, कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल भी कर सकता है। तो बाद में अगर सेक्शन 25 में कोर्ट ने परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर दिए हैं, तो बाद में अगर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर सेक्शन 25 के ऑर्डर को वेरी भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। और सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 क्या देखो क्या कहता है कि भाई अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई जिस पार्टी के फेवर में ऑर्डर पास हुए थे, जिस पार्टी के फेवर में, जिस पार्टी के फेवर में ऑर्डर पास हुए थे सेक्शन 25 में, यानी जिसको परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर जिसके फेवर में पास हुए थे, अगर उस पार्टी ने रीमैरिज कर ली, रीमैरिज कर ली, या अगर वो वाइफ है तो वो, अगर वो वाइफ है तो अब वो शी इज नॉट चेस्ट, यानी वाइफ ने किसी और के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स कर लिया, या फिर अगर वो हस्बैंड है तो उसने किसी और के साथ में, हस्बैंड है तो उसने किसी और के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स कर लिया आउटसाइड मैरिज। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई जिसके फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर पास करे थे सेक्शन 25 में, उसने रीमैरिज कर ली, या फिर वो वाइफ है तो वो अब चेस्ट नहीं रही, मतलब उसने किसी और के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स कर लिया, या हस्बैंड है तो उसने किसी और के साथ फिजिकल इंटरकोर्स कर लिया आउटसाइड मैरिज, तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन पे, अदर पार्टी की एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या करेगा, सेक्शन 25 में जो कोर्ट ने ऑर्डर पास करे थे उसको वेरी कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। ऐसा सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस है चांद धवन वर्सेस जवाहर लाल धवन। तो चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन ये केस है 1993 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोर्ट ने इस एक्ट के अंदर किसी भी प्रोसीडिंग में, अगर कोर्ट ने इस एक्ट में किसी भी प्रोसीडिंग में कोई सब्सटेंटिव रिलीफ पास किया है, सब्सटेंटिव
रिलीफ पास किया है, तो अगर कोर्ट ने इस एक्ट में किसी भी प्रोसीडिंग में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी प्रोसीडिंग में कोई भी सब्सटेंटिव रिलीफ पास किया है, तो ही सेक्शन 25 में कोर्ट में परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास कर सकता है। मान लो सपोज करो पेटिशनर ने डाइवोर्स का पेटिशन फाइल किया था, डाइवोर्स पेटिशन फाइल किया था। अब कोर्ट ने या तो ये डाइवोर्स पेटिशन डिसमिस कर दिया, या पेटिशनर ने खुद विड्रॉन कर लिया ये पेटिशन। तो इस डाइवोर्स पेटिशन में, इस डाइवोर्स प्रोसीडिंग में जो कोर्ट ने या तो डिसमिस कर दी या पेटिशन ने खुद ही डाइवोर्स पेटिशन विड्रॉ कर लिया, इसमें कोर्ट ने कोई भी पेटिशनर को सब्सटेंटिव रिलीफ तो दिया नहीं। तो जब पेटिशनर को सब्सटेंटिव रिलीफ नहीं दिया कोर्ट ने, तो फिर कोर्ट सेक्शन 25 में कोई परमानेंट मेंटेनेंस के, परमानेंट एलिमनी के ऑर्डर भी कोर्ट पास नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन के केस में कहा था कि सेक्शन 25 में अगर किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट ने कोई सब्सटेंटिव रिलीफ पास किया है, तभी सेक्शन 25 में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी के। अगर वो पेटिशन डिसमिस हो गया था या विड्रॉन हो गया था, तो फिर कोर्ट सेक्शन 25 में परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी के ऑर्डर पास नहीं कर सकता। एक और केस है, एक केस और है, रमेश चंद्रा डागा वर्सेस रामेश्वरी डागा, रामेश्वरी डागा। ये 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस केस में कि अगर वॉइड मैरिज भी थी, अगर वॉइड मैरिज भी थी, अगर वॉइड मैरिज भी थी, कोई मैरिज नल एंड वॉइड थी, कोई मैरिज नल एंड वॉइड थी, तो जब कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास करेगा, जब कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास करेगा, जब कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास करेगा, तो उस स्पाउस को वॉइड मैरिज, अगर कोई मैरिज वॉइड थी, नल एंड वॉइड थी, तो जब कोर्ट डिक्री ऑफ नलिटी पास करेगा, तो जो स्पाउस है, कोई भी जो स्पाउस है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री ऑफ नलिटी, डिक्री ऑफ नलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था, इस केस में ये कहा था कि जो स्पाउस है, स्पाउस ऑफ नल एंड वॉइड मैरिज, स्पाउस ऑफ नल एंड वॉइड मैरिज इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री ऑफ नलिटी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो वॉइड मैरिज है, तो वॉइड मैरिज में भी जो स्पाउस है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। नाउ ये था आपका सेक्शन 24 एंड 25 हिंदू लॉज का, जो बात करता है मेंटेनेंस की।